सारे इवेंट्स जो हुए फिर फाइनली जो होमोसेपियंस बने वो कैसे बने, तो क्या कहा गया है, एप फैमिली। एप मतलब गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मोंकी, ह्यूमन, सबको कहा गया एप फैमिली। ह्यूमंस हैड एंसेस्टर द ग्रेट एप्स व्हिच इंक्लूड्स द ह्यूमंस के जो एंसेस्टर है उनमें कौन कौन आता है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन एंड ओरंगुटन्स, ये कहा गया है। अब किस तरीके से हम इवॉल्व हुए, तो कहा गया सबसे पहले गिब्बन आए थे, इसके बाद ओरंगुटन, देन गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड फिर फाइनली इवॉल्व होकर हम क्या बने, तो सबसे ज्यादा क्लोज हम किसके हैं, चिंपैंजी के। और स्टार्ट कहां से हुआ था, ये गिब्बन से। तो ये याद रहेगा, इसकी फोटो ले लो या ये फ्लो चार्ट बना लो, ऐसे इवोल्यूशन कैसे हुआ था, सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम एप्स टू मॉडर्न मैन। तो क्या क्या सीक्वेंस है, गिब्बन, ओरंगुटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड ह्यूमंस। बच्चे अपने घर गए क्या, वो कहाँ है दीपक, बहुत दिन से गया है वो। और क्या नाम है इसका, मुस्कान नाम है ना, खुशबू, वो कहाँ है। चलो कर लिया। चलिए अब हम आते हैं सबसे फर्स्ट ट्रायोपाइथेकस पे। ये कैसे थे, इनके कैरेक्टर्स क्या थे, हम सिर्फ मेन कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो हेडिंग डालिए ट्रायोपाइथेकस। कैसे थे, सबसे पहले सारे ये वर्ड लिखना है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बस वो लिख लेना। कैसे थे ये, एप लाइक थे, एप, एप पता है ना, मोंकी टाइप्स। तो ये एप लाइक ऑर्गेनिज्म थे जिनकी बॉडी किससे कवर थी, जिनकी बॉडी पे किसकी कवरिंग थी, हेयर्स की। तो फर्स्ट पॉइंट ट्रायोपाइथेकस के बारे में क्या है, एप लाइक ऑर्गेनिज्म है, और फिर बॉडी कवर्ड विद, या एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये ऐसे करके लिख दीजिए, बॉडी कवर्ड विद हेयर। अब इसके बाद ये चलते कैसे थे, ये गोरिल्ला की तरह चलते थे। गोरिल्ला कैसे चलते हैं, किसी को पता है कैसे, हाँ नकल वॉकर, इस तरीके से चलता है ना। तो ये कौन से थे, ये नकल वॉकर्स थे, इस तरह अपने नकल्स के ऊपर चलते थे। तो ट्रायोपाइथेकस किसकी तरह चलते थे, ये थे नकल वॉकर्स, ये हमारे नकल्स होते हैं ना, ये इनके थ्रू चलते थे ट्रायोपाइथेकस। इसके बाद जो कैनाइन होता है, ये जो हमारे लॉन्ग वाला, जिससे जो फ्लैश ईटिंग टीथ कहा जाता है, जिसको कैनाइन, ये रहा, ठीक है। इंसिजर्स के बाद जो पहला आता है, इनके कैनाइन बहुत बड़े थे, जैसे थे लार्ज कैनाइन्स, लार्ज साइज के इनके अंदर कैनाइन प्रेजेंट थे। पर फिर भी ये ज्यादातर क्या खाते थे, डाइट कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। इसके बाद ये वर्ड आपको याद रखना है, ये क्या थे, ये आर्बोरियल थे। आर्बोरियल मतलब हवा में ऐसे ऐसे करके चलते थे, पेड़ से पेड़ चलते हैं ना, आर्बोरियल या फिर ट्री ड्वेलर। क्या थे ये, आर्बोरियल या फिर ट्री ड्वेलर्स। और ये रहते कहां थे, लिव ऑन ट्री टॉप्स। 6 पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में। हो गया। तो ट्रायोपाइथेकस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले ये एप लाइक ऑर्गेनिज्म थे, इनकी बॉडी फुल्ली कवर्ड थी किससे, हेयर से। इसके कैनाइन कैसे थे, ये ज्यादातर क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, हाँ, और किस तरीके से चलते थे, नकल वॉकर। और ट्रीज पे कैसे चलते थे,
आर्बोरियल ना, या फिर ट्री ड्वेलर। समझ में आया ड्रायोपैथिकस के बारे में? पिक्चर क्लियर हो गई कैसे था? ठीक है, फोटो भी बनी हुई है। समझ में आया? ये देखिए, ये सीधा नहीं चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है? अपने दोनों फोर एंड हिंड दोनों लिंब यूज करके नकल के थ्रू चल रहा है। कभी गोरिल्ला वाली मूवीज देखी होगी, उसमें वो कैसे चलता है? सीधा चलता है क्या? नहीं ना। चलिए, समझ में आया फोटो? ये पूरा समझ में आया? चलो, अब ड्रायोपैथिकस के बारे में देखिए। ये हमको एप, एक्चुअली जो एप्स हैं और ह्यूमन दोनों ही के कैरेक्टर शो करता था। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? ड्रायोपैथिकस शो कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एप्स एंड ह्यूमन। बस इतना काफी है, इन्होंने इसको बस ये लिख लो, ये लाइन, ड्रायोपैथिकस शो कैरेक्टर ऑफ बोथ एप्स एंड ह्यूमन। अब हेडिंग डालिए रामापैथिकस। ये है ना, एनसीईआरटी में दिया है ना लास्ट में, सुना है? ब्रेन कैविटी, क्रेनियल कैविटी करके। ये क्रेनियल कैविटी के ऊपर खूब क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हो गया? अब ड्रायोपैथिकस का हेडिंग डालिए रामापैथिकस। रामापैथिकस। अब देखिए, इनकी भी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट थे, ये भी पेड़ के ऊपर ही रहते थे, पर इनमें डिफरेंस क्या था? इनके पास जो हमारे मोलर्स टीथ होते हैं पीछे वाले, जिससे हम खाना चबाते हैं, वो टीथ इनके बड़े बड़े थे, और कैनाइन कंपैरेटिवली कैसे थे? स्मॉलर। अब इनके चुइंग टीथ जो कि हमारे मोलर होते हैं, वो क्यों बड़े थे? ताकि ये नट्स और हार्ड चीजें, सीड्स वगैरह च्यू कर सके, खा सके। ठीक है, तो डिफरेंस क्या मिला? पहले तो बॉडी कवर्ड विथ हेयर, फिर लिव इन ट्री टॉप्स, स्मॉलर कैनाइन, लार्जर मोलर्स। क्यों थे लार्जर मोलर्स बड़े? टू कंज्यूम नट्स एंड सीड्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इनका कैनाइन छोटा था पर मोलर्स बड़े बड़े थे। और ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस में डिफरेंस क्या हुआ? उनके कैनाइन बड़े थे, इनके कैनाइन छोटे हैं, इनके मोलर्स बड़े हैं। अब अगर पूछा जाए एमसीक्यू में कि एक्चुअली हम रामापैथिकस से इवॉल्व हुए, डायरेक्टली ड्रायोपैथिकस से नहीं, रामापैथिकस है फिर हम वहां से इवॉल्व हुए, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ड्रायोपैथिकस तो एप और ह्यूमन दोनों का मिक्स शो कर रहा था ना, वो नकल पे वॉक कर रहे थे, उनके कैनाइन बड़े थे, ये तो एप्स के कैरेक्टर हो गए, है ना? तो वही अगर पूछा जाए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको मिला था ह्यूमन लाइक इन रामापैथिकस, तो इनके कैनाइन छोटे थे। ह्यूमंस की तरह इनके कैनाइन छोटे थे, बड़े नहीं थे लाइक एप्स। और दूसरा, इनके मोलर्स बड़े थे, जो हम में भी बड़े होते हैं चुइंग के लिए। समझ में आएगा कैरेक्टरिस्टिक वो क्या रहेगा? लिखिए,
तो लिखिए इसमें एक क्वेश्चन ऐसे करके लिख लो, विच फीचर शो ह्यूमन लाइक कैरेक्टर, उसके सामने लिखिए स्मॉल कैनाइन्स। हाँ, विच फीचर्स शो ह्यूमन लाइक कैरेक्टर इन मेरामा पैथिकस में, तो लिखिए इसमें लिखो स्मॉलर कैनाइन्स, स्मॉलर कैनाइन्स। और स्मॉलर कैनाइन्स क्यों है? फॉर ग्राइंडिंग फूड, है ना, च्यू करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए फूड, फॉर ग्राइंडिंग फूड। अब एक पॉइंट करके स्टार और लिखो, रामापेथिकस शो more man like कैरेक्टर्स देन एप लाइक, मतलब वो एप लाइक नहीं थे, ज्यादा ह्यूमन लाइक थे। रामापेथिकस शो मोर मैन लाइक कैरेक्टर्स देन एप लाइक, therefore considered as direct ancestors of human, therefore considered as direct ancestor of humans। तो अगर क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, विच इन दिस टू शो मोर ह्यूमन लाइक कैरेक्टर देन ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस, तो कौन होगा वो? रामापैथिकस ज्यादा ह्यूमन लाइक था और ड्रायोपैथिकस दोनों ही कैरेक्टर्स शो कर रहे थे, एप लाइक भी और, ठीक है चलिए। अब हम आते हैं, इन्होंने कहा कि कुछ फॉसिल्स हमको पता चल गया ना क्या होते हैं, है ना, कुछ फॉसिल्स मिले थे इथोपिया में, मैन मतलब मैन लाइक कुछ बोन्स या ये सब चीजें, और फुटप्रिंट मिले थे तंजानिया में, और एक तरीके से ये इनकम्प्लीट फॉसिल्स था, मतलब फाइंडिंग के 9 से 10 मिलियन ईयर अगो ये मिले थे, और पहले मैन लाइक जो हमको रिकॉर्डिंग हुई कि कब आए वो कब थे, 3 to 4 मिलियन ईयर अगो। मैं लिखवा रही हूँ, लिखो, देयर वॉज अ गैप ऑफ 9 to 10 million years between early fossils and later findings. There was a gap of nearly 9 to 10 millions before early findings and early fossils and later findings. अब एक स्मॉल पॉइंट में लिखो, मैन लाइक बोन्स फॉसिल कहाँ मिले थे? इथोपिया में। मैन लाइक बोन्स के फॉसिल्स मिले थे इथोपिया में, एंड फुटप्रिंट के फॉसिल सबसे पहले मिले थे तंजानिया में। तो अगर क्वेश्चन आए इथोपिया तंजानिया में, तो आपको पता है तंजानिया में क्या मिला था, और बोन कहाँ मिली थी? ठीक है, अब इन फॉसिल्स के हेल्प से एक रिकॉर्डिंग और क्या मिली कि लगभग 3 से 4 मिलियन ईयर अगो ईस्टर्न अफ्रीका में ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म वॉक करते हुए पाए गए। ठीक है, इसके बाद ये कहा गया ये जो मिले थे ये लगभग 4 फीट के हाइट थे और सीधे चलते थे। तो क्या फाइंडिंग मिली? 3 से 4 मिलियन ईयर अगो अफ्रीका में क्या मिले थे कि ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म वॉक करते हुए मिले थे। इनकी हाइट लगभग कितनी थी? 4 फीट की, और ये 2 पांव पे चल रहे थे, मतलब वॉकिंग के टाइम इनके चारों लिम्स ऑन ग्राउंड नहीं थे, इरेक्ट पोस्चर था। समझ में आया? शॉर्ट में ये लिख लो, ऐसे याद रहे तो रहने दो। वॉक अपराइट या बाय पेडलिंग,
2 फुट पे चलने वाले। हम देखो ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस में कुछ ऐसे ओरली फीचर्स बता रही हूँ, अगर आपको लगे तो उसको लिख लेना। अगर पूछा जाए कि अगर हम रामापैथिकस और ड्रायोपैथिकस में से नेचर पूछे दोनों का, तो रामापैथिकस सॉरी ड्रायोपैथिकस वेर मोर एप लाइक एंड रामापैथिकस वेर मोर ह्यूमन लाइक। उनके कैनाइन ड्रायोपैथिकस के वेयर और यहाँ पर क्या लार्जर था, और ड्रायोपैथिकस ज्यादातर फ्रूट ईटर्स थे एंड रामापैथिकस सीड ईटर्स, है ना। और ड्रायोपैथिकस जो थे वो कॉमन एंसेस्टर है एप और ह्यूमंस के, और जो हमारे रामापैथिकस है वो क्या है, ह्यूमन एंसेस्टर। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? वो कनेक्टिंग लिंक था एक तरीके से, एक से दूसरे में जाने की कनेक्टिंग लिंक कौन थी, ड्रायोपैथिकस। और एक्चुअल में जो ह्यूमन लाइक हमारे पूर्वज किसको कह सकते हैं हम, रामापैथिकस। ठीक है, चलिए चलिए, तो हमने अभी पढ़ लिया ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस। अब डालिए ऑस्ट्रेलोपाइथेशियंस, ऑस्ट्रेलोपाइथेसियंस। अब ऑस्ट्रेलोपाइथेसियंस जो थे ये लगभग 2 मिलियन ईयर अगो कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। देख पा रहे हो ना ग्रासलैंड्स, ये कहाँ रहते थे, लगभग 2 मिलियन ईयर अगो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। अब इसके बाद ये कहा जाता है ड्रायोपैथिकस और इनमें क्या डिफरेंस है, ड्रायोपैथिकस को हम ह्यूमन के भी और एप के भी एंसेस्टर कह सकते हैं। जो एक लाइन मैंने वहां पर गलत बोली इस तरीके से, पर जो कनेक्टिंग लिंक है वो एक्चुअली में कौन है, हमारा ऑस्ट्रेलोपाइथेकस से। दे वेर कनेक्शन और द इंटरमीडिएट बिटवीन एप्स एंड मैन। तो इसका नाम याद रहेगा, वो कॉमन एंसेस्टर है दोनों का और ये कनेक्टिंग लिंक है। अब इसको देखिए, ये कुछ ह्यूमन लाइक फीचर्स भी शो कर रहे हैं क्योंकि ये रेड पोस्टर में नॉल है, और ये कुछ गोरिल्ला एप्स फैमिली को भी कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं। तो लिखिए ये कितने मिलियन ईयर अगो रह रहे थे, 2 मिलियन ईयर अगो, वहां पे अफ्रीका के ग्रासलैंड में। ठीक है, अब लिखिए कनेक्टिंग लिंक between apes and human. They were connecting link between apes and humans. अब लिखो वॉक ऑन 2 हिंड लिम्स। हिंड मतलब पैर, फोर मतलब हाथ, है ना। तो ये किस पे चलते थे, 2 हिंड लिम्स पे अपने वॉक करते थे। वॉक ऑन 2 हिंड लिम्स मतलब ब्रैकेट में लिख दो बाइपेडल लोकोमोशन। अब हमको एक चीज ये पढ़ना है कि ब्रेन साइज से पहले इवोल्यूशन हो गया था बाइपेडलिज्म का। मतलब ब्रेन साइज के इवोल्यूशन से पहले इंसान पहले अपने पैर पे मतलब जो हिंड लिप्स इस पे वॉक करने लगा था। इसका इवोल्यूशन, लोकोमोशन का इवोल्यूशन पहले हुआ। ठीक है, अब देखिए स्कल के फीचर्स इनके लिखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स के स्कल फीचर्स डालिए, स्कल फीचर्स। अब देखिए बहुत ही प्रोमिनेंटली आप जब इसको देखेंगे तो आपको इसमें क्या दिखेगा, ये ब्रो रिज। तो हम लोग ऐसे करते हैं तो यहाँ ब्रोज बनती है, तो बहुत प्रोमिनेंटली हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स में ब्रो रिज दिखती थी। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका। ये क्या शो करता था, डोमिनेंसी। मतलब ये बाकी एनिमल्स के ऊपर डोमिनेंट थे इनके इस फीचर की वजह से। ठीक है, चलो लिखो हैड प्रोमिनेंट ब्रो रिज,
had prominent brow ridge, और ये ब्रो रिज क्या थे? साइन ऑफ डोमिनेंसी. दिस शोज साइन ऑफ डोमिनेंसी. तो ये ब्रो रिज, घर के बड़े भी कई बार इसी तरीके के रहते हैं ना, ऐसे करके, तो क्या दिखाता है? हमको भी लगता है ना अरे वो बड़े हैं या वो ज्यादा खतरनाक है. तो इस फीचर के वजह से ये बाकी एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स थे इनके ऊपर थोड़े डोमिनेंट थे, मतलब बाकी इनके सामने वीक पड़ जाते थे. ठीक है, लिख लिया आपने ये? अब डेंटिशन लिखो, इनका कैसा था? दांत कैसे थे? DENTITION. डेंटिशन कैसा था? तो लिखिए ह्यूमन लाइक टीथ. ऑस्ट्रेलोपैथिकन्स में हमको कैसे मिल रहे थे? ह्यूमन लाइक टीथ. अगर डेंटिशन की बात करें तो ह्यूमन लाइक टीथ हमको इनमें मिलता है. अब ये टीथ जो है एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि ये हमारे क्या थे? पूर्वज थे, क्योंकि इनके दांत कैसे थे? ह्यूमन लाइक. ओके, चलिए अब इनका ये कहाँ रहते थे? हैबिटेट लिखिए. हैबिटेट लिव्स इन केव. अब ट्री टॉप से कहाँ आ गए? केव्स में. ऑस्ट्रेलोपैथिकन्स कहाँ रहते थे? हैबिटेट लिव्स इन केव्स. गुफा में रहते थे ये. लिव्स इन केव्स. अब फूड और डाइट, हेडिंग डालिए फूड एंड डाइट. इनके खाना कैसा था? फूड एंड डाइट. अब आपने जब अपनी हिस्ट्री में कभी ये पढ़ा होगा तो एक्चुअली में इनके बारे में पढ़ा होगा कि स्टोन्स के औजार वो बनाते थे, क्या कहते हैं, वेपन्स बनाते थे और गुफा में रहते थे. ये सब किसके बारे में? ऑस्ट्रेलोपैथिकन्स का. तो लिखिए यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग. हंट करने के लिए ये स्टोन टूल्स का यूज करते थे. यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग. डाइट इनकी ज्यादातर क्या रहती थी? लिखिए डाइट के सामने मोस्टली फ्रूट्स. देयरफॉर ये कैसे हुए हैं? हंटिंग भी कर रहे हैं, फूड भी खा रहे हैं, तो कैसे होंगे ये? ओमनिवरस. ना तो ये टोटली मीट ईटर्स थे, ना तो टोटली वेजिटेरियन थे. कैसे थे? दोनों खाते थे. तो ये क्या हुए? ओमनिवरस. ना तो हर्बीवोरस ना कार्निवोरस, देवर ओमनिवरस. दोनों चीजें ये डाइट में इनके इंक्लूडेड थी. पोस्चर हमने लिख चुका ना, बाइपेडल एंड इरेक्ट वॉकिंग. पोस्चर कैसा हुआ इनका? इरेक्ट, स्ट्रेट पोस्चर था. अब सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए क्रेनियल कैपेसिटी. इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 420 टू 500 सीसी. इस पे क्वेश्चन आता है क्रेनियल कैपेसिटी पे. तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन की कैपेसिटी इनकी कितनी थी? 420 टू 500 सीसी. इनका स्कल देखिए किस टाइप का है. ये वाला पार्ट बाहर को है, अब ये हमारा अंदर हो गया और स्कल ज्यादा बड़ा हो गया है ना. एनसीईआरटी 650 टू 800 कैपेसिटी है. तुम्हारी लेटेस्ट वाली है ऑस्ट्रेलोपैथिकन्स की. एक्चुअली वैसे इंटरनेट और विकिपीडिया पे भी यही लिए. बोल.
ये अभी लेटेस्ट एडिशन हो सकता है चेंज हो गई, ये पुराना। हाँ है, वही नीचे पे। हाँ पेथिकस। मतलब उसे ब्रेन कैपेसिटी। तो होमो हैबिलिस की थी, रामा पेथिकस की नहीं, ये होमो हैबिलिस की कैपेसिटी दे, देखो देखो उसके सामने लिखा हुआ है होमो हैबिलिस, क्या लिखा है? होमो हैबिलिस की दी है ना। तुम देखो बाकी हेडिंग डाली क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी। पढ़ा तुमने? आया क्या दिया हुआ है? होमो बैलेंस की 650 to 800 सीसी है। एक बार तुम रीड कर लो, कुछ डाउट हो तो फिर से पूछ लो। चलो लिखिए, क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है? क्रेनियम पता है ना, अपने ब्रेन की कवरिंग, इसके अंदर कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस है, इसको हम कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। तो लिखिए वॉल्यूम इनसाइड क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर कितना वॉल्यूम है, इसको कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। और ये क्रेनियल कैपेसिटी क्या दिखाता है? अब जितनी जगह होगी, एक कमरा है, हम लोग सोफा और ये सब अपने हॉल में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका स्पेस ज्यादा है। तो क्रेनियल कैपेसिटी, जगह जितनी ज्यादा, सामान उतना ज्यादा, तो ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप्ड या लार्जर साइज का। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जो होमो हैबिलिस का दूसरा नाम नहीं है क्या? नहीं है, अब इसके बाद आएंगे होमो हैबिलिस, है ना, जिसे भी हमने पढ़ा ना, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, तो ये हमारे इनके बाद अब आएंगे होम्यो हैबिलिस। समझ में आया? ये पहले पढ़ा है कभी? तभी डाउट आ रहा है, तभी तो मैं बता रही हूँ ना, इवोल्यूशन, ब्रेन साइज बढ़ेगा, हमारे तक तो और बढ़ जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? चलिए लिखिए, क्रेनियल कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड दी क्रेनियम, दिस इंडिकेट्स ब्रेन साइज। जितनी जगह होगी उतना ज्यादा ब्रेन आ सकता है, उतना उसका साइज बड़ा होगा। और ब्रेन साइज क्या बताता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो ऑब्वियसली अगर ब्रेन साइज बढ़ेगा तो इंटेलिजेंस, तो लिखिए ब्रेन साइज इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। अगर हम और प्राइमेट्स की बात करेंगे ना, उनकी तो क्रेनियल कैपेसिटी 200 सीसी थी, तो बहुत ही कम है। तो इसके कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलोपैथिकस की ज्यादा हुई, वो ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ, प्रो रिच डोमिनेंसी वो ज्यादा शो कर रहा था। तो इनकी थी 400 to 500 सीसी, और इसके पहले के जो भी प्राइमेट्स थे उनमें तो 200 सीसी थी। तो लिखिए कंपैरिजन करके, एक तरफ कंपैरिजन लिखो, कंपैरिजन। इसमें लिखो अदर प्राइमेट्स में थी लगभग 200 सीसी, एंड हमारे रामा ऑस्ट्रेलोपिथेकस में थी 400 to 500 सीसी। तो इसके नीचे एक स्टार बना के लिख दो, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी शोज ह्यूमन इवोल्यूशन इज इन प्रोग्रेस। इंक्रीज क्रेनियल कैपेसिटी शोज ह्यूमन इवोल्यूशन इज इन प्रोग्रेस। तो इसीलिए इनको इंटेलिजेंट एनिमल कंसीडर किया जाता था, क्योंकि
क्योंकि इनका ब्रेन साइज ज्यादा था और क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी। ठीक है, ले लो। हाँ खेल जा रहे हो अभी इतने शाम मान गए। और बताओ मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। हम्म। ठीक है चलो ठीक। ओके कोई चला गया ना, कोई चला गया वो जरूरी था ना। ठीक है सही बोला। ठीक। किसकी? अभी नहीं। ठीक है ठीक है ओके। अब ये एक ऑस्ट्रेलोपैथिकन फीमेल का कितने लगभग 1974 में 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड स्केलेटन मिला जिसको नाम दिया ल्यूसी। ये सबसे ज्यादा आप खुद देखो रिजेंबल कर रही थी किससे? ह्यूमन लाइक रिजेंबलेंस शो कर रही थी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे जो डायरेक्ट एंसेस्टर्स है या फिर हम किससे सबसे ज्यादा रिजेंबल करते हैं तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकन, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 400 to 500। क्रेनियल कैपेसिटी आपको सबकी याद रखनी है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये हमारे इंटेलिजेंस शो करेगा, है ना। चलो इसकी फोटो ले लो, डाल देना तुम ग्रुप पे। तो अगर ये लूसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा ना ये एक ऑस्ट्रेलोपैथिकन फीमेल का फॉसिल था। हो गया। अब हेडिंग डालिए होमो हेबेलिस। होमो हेबेलिस होमो हेबेलिस हमारे फर्स्ट होमिनिड थे, मतलब होमिडिया फैमिली के बिलोंग करने वाले पहले लोग। तो लिखे दीज वेर द फर्स्ट होमिनिड, दीज वेर द फर्स्ट होमिनिड। अब होमिडिया फैमिली में कौन कौन आता है लिखिए। होमिडिया फैमिली में आते हैं हमारे मॉडर्न ह्यूमंस, एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंड ग्रेट एप्स, ये सब आते हैं हमारी होमिनिडी फैमिली में। कौन कौन आता है होमिनिडी फैमिली में? मॉडर्न ह्यूमंस, एक्सटिंक्ट ह्यूमंस एंड ग्रेट एप्स। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन यूजुअली आता ही है, इसको थोड़ा अब ये होमो हेबेलिस कैसे थे? बाइपेडल थे। अब तो ये वेरी ऑब्वियस है, बाइपेडल थे, मतलब दो पांव से चलते थे। इसके बाद इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो आपने देखी थी बढ़ गई 650 to 800 सीसी। ठीक है, ये दिखाता है कि इनकी इंटेलिजेंस क्या है? ज्यादा है। होमो हेबेलिस ये फर्स्ट टूल मेकर थे क्योंकि ये
इस वजह से इनको स्किलफुल मैन भी कहा जाता है कि ये ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी, जब आपकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली अब आज तो रॉकेट भी बना रहे हैं, तो जैसे जैसे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगा, तो स्किल जो है वो बढ़ेंगी। तो लिखिए, ये लिख लिया होमिडिया फैमिली में कौन कौन आता है। इसके बाद लिखिए बायपेडल थे, ये लिख लिया। क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc, हायर इंटेलिजेंस, और ये क्या थे, फर्स्ट टूल मेकर। वहां भी हमने देखा था कि वो टूल्स यूज कर रहे थे, पर वो कैसे थे, ओनली ऑफ स्टोन्स। ये ज्यादा स्किल्ड फॉर्म में बना रहे थे, इसलिए इनको कहा गया है फर्स्ट टूल मेकर्स, होमो हेबेलिस। ठीक है, और टूल्स किन चीजें के लिए यूज होते थे, फॉर मतलब वही अपने हंटिंग एंड ऑल के लिए। लिख लिया होमो हेबेलिस के बारे में। तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले ट्रायोपैथिकस, फिर रामापैथिकस, देन ऑस्ट्रेलोपैथिकस, देन होमो होमो अब पढ़िए होमो इरेक्टस। अब हेडिंग डालिए होमो। देखिए कि कुछ टूल्स इस तरीके के। अब लिखिए होमो इरेक्टस। अब देखिए फर्स्ट टूल मेकर कौन थे हमारे, होमो, और फायर का किसने इजाद किया, होमो इरेक्टस ने। तो लिखिए ये इरेक्ट मैन थे, सीधे चलते थे। 1.5 मिलियन ईयर अगो लगभग हमको मिले हैं। इसके बाद इरेक्ट पोस्चर है, बाइपेडल, ये तो आप कॉमन हो गए, ये तो रहेगा ही। इसके बाद ये मीट ईटर्स थे, ये आपको याद रखना। ये कैसे थे, ये मीट पे ही मेनली सरवाइव करते थे। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई 650 टू कहाँ गई अब 900, तो मतलब इंटेलिजेंस भी। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट यूज बनाई आग और उसका यूज करना स्टार्ट किया। दे मेड एंड यूज फायर। हो गया। हो गया। अब इनके स्कल फीचर लिखिए, स्कल कैसे थे, तो लिखिए स्कल, स्कल में इनकी फोरहेड, अभी तक आप देख रहे थे फोरहेड ऐसे थोड़ी सी उठी हुई सी थी बाकी सबकी, अब फ्लैट फोरहेड आ जाएगी। तो लिखिए फ्लैट या फ्लैटेंड फोरहेड। इनकी फोरहेड कैसी थी, फ्लैटेंड फोरहेड। अब देखिए ये बाकी कंपैरिजन में ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं, धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो इनकी जो फोरहेड थी वो कैसी थी, फ्लैट थी। तो लिखिए फ्लैट एंड फोरहेड। फिर ब्रो रिज तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना, ब्रो रिज प्रेजेंट है। अभी भी जॉ कैसा है, प्रोजेक्टिंग, ऐसे बाहर को निकला हुआ, थोड़ा सा देखिए ऐसा है ना, बाहर काफी निकला हुआ। तो जॉ कैसा है इनका, प्रोजेक्टिंग जॉ एंड स्ट्रॉन्ग जॉ था। एक तो प्रोजेक्टिंग तो स्ट्रॉन्ग था क्योंकि ये क्या थे, मीट ईटर्स थे, तो प्रोजेक्टिंग जॉ एंड स्ट्रॉन्ग जॉ। और टीथ इनके कैसे थे, ह्यूमन लाइक, स्मॉल ह्यूमन लाइक टीथ। हो गया। अब इसके
इसके नीचे टूल्स के बारे में लिख दीजिए। इन्होंने कैसे टूल्स बनाए थे? बेटर एंड शार्पर टूल्स। क्यों? क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी, स्किल बढ़ेगी ना, तो मेड बेटर एंड शार्पर टूल्स इस वजह से फूड चेन में इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। हंट होने के जगह इन्होंने हंट करना चालू किया, क्योंकि ये मीट ईटर थे। तो इन्होंने हमारे होमो इरेक्टस ने फूड चेन में अपनी पोजीशन चेंज की। पहले इनको ही हंट किया जा रहा था, अब इन्होंने हंटिंग खुद स्टार्ट करी। ठीक है, क्या लिखा देखिए, फ्रॉम बीइंग हंटेड टू हंटर्स। खुद ही उन्होंने हंटिंग चालू कर दी थी। तो लिखिए, होमो इरेक्टर change the position in food chain from being hunted to hunters. हो गया। अब पढ़ेंगे निंडरथल्स मैन इवोल्यूशन। अब कुछ फॉसिल्स मैन के मिले थे फ्रॉम निंडरथल वैली, जो कि जर्मनी में है। इनको कहा गया है निंडरथल मैन, और ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में भी रहते थे। तो ये हेडिंग डालिए, निंडरथल मैन। निंडरथल मैन। लिखिए इसमें, fossils found in निंडर वैली जर्मनी। कहाँ मिला था? फॉसिल्स फाउंड इन निंडर वैली जर्मनी। अब लिखिए इनके बॉडी फीचर्स। बॉडी फीचर भी लिखिए। सबसे पहले इरेक्ट पोस्चर था। बॉडी फीचर्स में फर्स्ट लिखिए इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर एंड शॉर्ट एंड स्टॉकी या फिर बल्की बॉडी। ये कैसे दिख रहा है आपको? थोड़े से बल्कियर थे बाकी कंपैरिजन में। कैसे थे ये? इरेक्ट पोस्चर एंड बल्कियर बॉडी। लिख लो, इरेक्ट पोस्चर एंड बल्कियर बॉडी। कैसे थे? ओमनिवोरस, मतलब मीट एंड प्लांट्स दोनों पे डिपेंडेंट थे। किसके लिए? फूड के लिए। मीट इनका प्रीडोमिनेंट फूड था, मतलब ज्यादा ये क्या खाते थे? मीट। मीट वॉज द प्रीडोमिनेंट फूड। कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, और उसमें फायर की हेल्प से गर्मी बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे। अब एक चीज यहां नया क्या स्टार्ट हुआ, ये अपनी स्किन को क्लोथ से हाइड करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, इसके बाद ये कैसे थे? ऑब्वियसली क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई तो स्किल्ड हंटर थे। फायर का इस्तेमाल ये किस चीज के लिए करते थे? एक तो अपनी केव्स को वार्मर करने के लिए, और एनिमल्स को थ्रेटन करने के लिए, डराने के लिए। ठीक है, एक और चीज जो हम निंदरथल मैन के बारे में देखेंगे, ये अपने जो मर जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको बरी कर देते थे, उनको गाड़ देते थे। तो क्लोथिंग क्या आते हैं, हमको क्या समझ में आया? यहाँ क्या हुआ? कल्चरल इवोल्यूशन। कल्चरल इवोल्यूशन मिला हमें। कल्चरली ये सेन होने लगे। तो बरी करने का सबसे स्टार्ट किसने किया था अपने डेड को बरेल करने का? नेंडेलथियल मैन ने। इन्होंने सबसे पहले अपने जो डेड मेंबर्स थे उनको गाड़ना स्टार्ट किया। ये ब्रियल क्या शो कर रहा है? इमोशनल
एंड सोशल इवोल्यूशन। मतलब इमोशनली ये क्या हो गया, ज्यादा इमोशंस इन्हें फील होते थे। जैसे जैसे क्रेनियल कैपिटी बढ़ेगी वैसे तो इनका इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा, वैसे इमोशंस भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बैटिंग डालिए। इसके बाद क्या है, डाइट कर ली, लाइफस्टाइल कर ली, हंटिंग कर ली। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना, हंटिंग इन पैक्स, मतलब इकट्ठा होके जाते थे हंट करने के लिए। समझ में? पैक्स मतलब इकट्ठा होके जाते थे हंट करने के लिए। क्रेनियल कैपेसिटी, देखो क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी। इनका ब्रेन साइज लगभग कितना था, 1400 सीसी। बहुत क्लोज टू मॉडर्न ह्यूमंस, जो हमारी आज क्रेनियल कैपेसिटी उससे काफी क्लोज, 1400 सीसी। 1400 सीसी की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। अब लिखिए, अब हेडिंग डालिए होमोसेपियंस, HOM होमो, SAPIENS होमोसेपियंस, ब्रैकेट में लिखिए मॉडर्न ह्यूमंस। होमोसेपियंस मतलब मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस या मॉडर्न ह्यूमंस। अब लिखिए ये कहां से आए थे, अफ्रीका से। तो लिखिए अरोज इन अफ्रीका, AROSE, अरोज। ये सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुए, अरोज इन अफ्रीका। इसको कहते हैं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। तो मॉडर्न मैन कहां से स्टार्ट हुए थे, कहां से अराउज हुए थे, मतलब क्या कहते हैं अरोज हुए थे, अफ्रीका से ये स्टार्ट हुए थे। टाइम पीरियड लिखिए लगभग 75,000 to 10,000 ईयर अगो। 75,000 to 10,000 year ago appeared between 75,000 to 10,000 year ago। तो इनका ओरिजिन हम रीसेंट कह सकते हैं, बहुत पुराना नहीं है। पोस्टर लिखिए अपराइट पोस्टर, अपराइट पोस्टर था इनका, अपराइट पोस्टर था। ब्रैकेट में लिखिए एफिशिएंट वॉकिंग एंड रनिंग, मतलब इजिली ये चल भी सकते थे भाग भी सकते थे। इतने अब वो प्रो हो गए थे इन वॉकिंग ऑन टू लिम्स कि अब वो वॉकिंग एंड रनिंग दोनों कर सकते हैं। लार्जर ब्रेन साइज, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन प्रोट्रूडिंग जॉ। अब इनके जॉ जो बाहर निकले हुए थे अभी तक बाकी सारे होम उसमें, पर यहां पर अब इनके जॉ बाहर की तरफ निकले हुए नहीं थे। तो लिखिए नॉन PROTRUDING, नॉन प्रोट्रूडिंग, नॉन PROTRUDING, नॉन प्रोट्रूडिंग जॉ। जैसे एप्स रहते हैं उनका मुंह बाहर की तरफ से निकला हुआ रहता है, पर ये जो हमारे मॉडर्न मैन है इनका फेस फ्लैट है। आज आप अपने आप को देखिए, अपना मुंह बाहर निकला है क्या, फ्लैट। यहाँ पर अब हमारे जॉ हो गए हैं। तो लिखिए नॉन प्रोट्रूडिंग जॉ। स्मॉल टीथ, टीथ कहते थे इनके स्मॉल टीथ, किस वजह से, क्योंकि अब ये पका हुआ खाने लगे थे और टूल्स की हेल्प करते थे फॉर कटिंग। तो अब दांत तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो उसका साइज कम हो गया। तो लिखिए स्मॉल टीथ, हाईली डेवलप्ड ब्रेन, हाईली डेवलप्ड ब्रेन, इसके सामने डैश करके लिखिए एडवांस्ड थिंकिंग, मेमोरी एंड रीजनिंग। अब ऐसा नहीं है कि कह दिए खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो गए, बैठ जाओ तो बैठ गए, उनको जानना है क्यों। रीजनिंग इनके अंदर अब क्वेश्चंस आने लगे थे क्योंकि ब्रेन कैपेसिटी और इंटेलिजेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो लिखिए हाईली डेवलप्ड ब्रेन, एडवांस थिंकिंग, मेमोरी एंड रीजनिंग।
कैन मेक टूल्स एंड वेपन्स। किसके? अब सिर्फ स्टोन तक नहीं सीमित है। देखिए स्टोन, बोन, जो हड्डियां रहती थी एनिमल्स की, उससे स्टोन, बोन एंड लेटर मेटल्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेटल्स का यूज भी स्टार्ट किया टूल्स बनाने के लिए। देखिए लेटर मेटल्स। टूल मेकिंग को इसीलिए इंटेलिजेंस से लिंक किया जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा इंटेलिजेंट या जितनी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा, उतने एडवांस टूल्स बना सकता है वो। अब देखिए लिव इन ग्रुप्स, ये साथ में इकट्ठा होकर रहते थे, तो लिव्ड इन ग्रुप। स्टार्ट बरिंग डेड, ये भी अपने डेड को क्या कर देते थे? बरी कर देते थे। स्टार्ट बरिंग डेड। और ये टूल्स का हेल्प, टूल्स किसके लिए यूज करते थे? लिखिए टूल्स हेल्प इन हंटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड एग्रीकल्चर। मतलब इन्होंने खेती बाड़ी भी स्टार्ट कर दी थी। तो लिखिए टूल्स हेल्प इन हंटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड एग्रीकल्चर। क्रेनियल कैपेसिटी लिखिए 1300 to 1600 सीसी। क्रेनियल कैपेसिटी 1300 to 1600 सीसी की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। तो सारे होमिनिड्स में सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी? होमोसेपियंस की, मॉडर्न मैन की। इसके पहले हमने कितनी पढ़ी थी? 1400। स्टार्ट कहां से हुई थी? 4 to 500, है ना। चलिए टीथ स्मॉल है, ये हमने लिख चुका है। नॉन प्रोट्रूडिंग जो है ये भी हमने लिख लिया है। रेज्ड स्कल कैप, लार्जर ब्रेन है, ये लिख चुका है। इसको कॉल करो, कोई नहीं करूँ, लिखवाना पड़ेगा। हेलो, डिस्प्ले बंद हो गया 5-10 मिनट पहले, मैं देख रहा हूँ। अब क्योंकि भाई ये इंटेलिजेंटली, मतलब ये काफी साउंड थे, इन सब चीजों में ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। तो इसी वजह से इनकी डाइवर्सिटी बढ़ रही थी। मतलब ये कोई किसी जगह माइग्रेट कर जा रहा है, कोई किसी जगह बढ़ गया, तो इस तरीके से इनके अलग अलग ग्रुप्स बन रहे थे। तो लिखिए ह्यूमन रेसेस, ह्यूमन रेसेस। पर ये जो क्लासिफिकेशन है ना इनका, ये किसी जेनेटिक उसके ऊपर नहीं हुआ कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट थे या कम इंटेलिजेंट, जैसे भी हम पढ़ रहे थे ना, ये इस बेसिस पे था कि ये कहाँ कहाँ माइग्रेट कर गए। तो लिखिए ड्यू टू माइग्रेशन ह्यूमन, ड्यू टू माइग्रेशन ह्यूमन डाइवर्सिफाइड इनटू DIVERSIFIED। ड्यू टू माइग्रेशन ह्यूमन डाइवर्सिफाइड इनटू, मतलब कैसे कैसे बढ़ गए ये लोग। सबसे पहले लिखिए, फर्स्ट लिखिए मोंगोलॉइड, MONGOLOID, मोंगोलॉइड, MONGOLOID, मोंगोलॉइड। कैस्कासॉइड, CAS नहीं, CAUASOID, कैस्कॉइड। फिर निग्रॉइड, NEGROID, नेग्रॉइड। ठीक है, माइग्रेशन की वजह से किस किस चीज में आप डाइवर्सिफाइड हो गए? मोंगोलॉइड, कैस्कोसॉइड एंड निग्रॉइड। अब इनमें हमने क्या देखा? केव पेंटिंग। आपने देखा भीमबेटका गया कोई? इन्होंने क्या स्टार्ट किया मॉडर्न मैन में? जहां केव में रहते थे वहीं उसके अंदर पेंटिंग स्टार्ट की। तो लिखिए केव पेंटिंग।
वे क्या करते थे, केव पेंटिंग। एग्जाम्पल लिखो इसका, भीमबेटका रॉक शेल्टर। आज भी हम ये पेंटिंग जो है भीमबेटका में देख सकते हैं। तो लिखिए भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। हो गया। अब बस इसमें एक शॉर्ट सा पॉइंट लिखो, कल्चरल इवोल्यूशन। मतलब अब ये एनिमल से क्या बन गए थे, सोशल एनिमल्स, जिसको इमोशन समझ में आते हैं, जिसको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है, जिसको पेन हैप्पीनेस सब होता है। तो ये किसमें, मॉडर्न में जो थे होमोसेपियंस क्या थे, सोशल एनिमल, सोशल एनिमल। चलिए अब लिखिए, कैसे ये इवॉल्व हुए हैं जो मॉडर्न मैन है। मतलब पहले उन्होंने फिशिंग स्टार्ट करी, एग्रीकल्चर की, क्या तो लिखिए स्टेजेस ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन, स्टेजेस ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। फर्स्ट इसमें डालिए स्टोन एज, ऐसे एरो बना के लिख दो, स्टोन एज एक तरफ लिख दो, स्टोन एज। सेकेंड तरफ लिखो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, मतलब एनिमल्स को, ये कैटल्स को, गोट को अपने यहाँ क्या करते थे, स्टॉक करके रखते थे, इन्हें खिलाते पिलाते थे, इनसे मिल्क मीट वोल ये सब लेते थे। तो लिखिए एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग। थर्ड लिखिए, तीसरे एरो में लिखिए एग्रीकल्चर। अब क्या स्टार्ट कर दिया था, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। फोर्थ लिखिए आयरन एज। आयरन एज में ऑब्वियसली क्या होगा, आयरन का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजें बनाना, आयरन एज। फिर लास्ट लिखिए मॉडर्न एज। तो क्या क्या हुआ, जो मैंने लिखा होगा सब चला गया होगा, इतना सारा लिखा है, पूरी क्लास चली गई, ये भी नहीं चली रही होगी। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले आई स्टोन एज, उसके बाद क्या है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, उसके बाद एग्रीकल्चर, फिर आयरन एज एंड देन मॉडर्न एज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका फीचर लिखिए। पहले तो बायपेडलिज्म हमने बता दिया कि ये अपने दो पैरों पे चलते थे, मतलब चारों लिम्स नहीं यूज कर रहे, दो लिम्स, हिंड लिम्स का यूज करके ये चल रहे थे। देखिए, और दूसरा फीचर है लो, हाँ जी बताइए, हाँ बोलो। मुस्कान बोल रही हूँ। क्या बोल रही थी, हाँ तुम्हारी दी दूंगी, पर कितने बजे तक, तो तुम वहीं से ले लेना घर से, मैं आ जाऊंगी 5 बजे तक, वो ठीक पड़ेगा। हाँ मैं 5 बजे तक आना, पर उसके पहले नहीं, 5 बजे मैं घर आ जाऊंगी, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेना। ओके। अब ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट और इवोल्यूशन जो यहाँ हमने देखी कि अब तक पूरे हाथ को यूज करके वो वॉकिंग कर रहे थे सब, पर यहाँ आया अपोजिबल थंब। तो ये दो अलग ऐसे होने की वजह से ग्रिपिंग अच्छी होगी, ये हमको मिली मॉडर्न मैन में। इवोल्यूशन ऑफ अपोजिबल थंब, अपोजिबल थंब मतलब उंगलियों से अपोजिट साइड में थंब। अगर ये सब एक तरफ होता तो ग्रिपिंग कैसी होती, और अपोजिट में ग्रिपिंग अच्छी होती। गेव द पावर एंड द प्रिसीजन ग्रिप विच हेल्प इन मेकिंग टूल्स। तो इसकी वजह से इनकी ग्रिपिंग अच्छी हुई, ये टूल्स मेकिंग अच्छी कर सकते, कोई भी काम करना हो ग्रिप अच्छी हो तो वो अच्छे से होती। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें मॉडर्न मैन में इवोल्यूशन के बाद मिला वो है बाइपेडलिज्म एंड अपोजिबल थंब। तो ये याद रखना, ये हमें मॉडर्न मैन में मिला है, ठीक है, लिख लीजिए ये। हो गया।
इतना लिख लो, ऑपोजिबल थंब एंड बाइपेडालिस, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें लिख ही सकते हो, ऑपोजिबल थंब का मतलब भाई ज्यादा प्रिसीजन, ज्यादा ग्रिप अच्छी मिलेगी, स्किलफुलनेस बढ़ेगी। अब देखिए कैसे, ऑस्ट्रेलोपिथिकेंस में कहा 400-500 सीसी से, फिर आए हमारा होमो हेबेलिस, देन आए होमो इरेक्टस, फिर नेंडेरियन मैन, फिर उसके बाद होमो सेपियंस। तो किस तरीके से क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी? होमो सेपियंस के पहले क्या था? अच्छा लिख दिया लोगों ने, ठीक है। तो जैसे जैसे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी, ब्रेन साइज बढ़ा और इंटेलिजेंस बढ़ी, स्किलफुलनेस बढ़ी, सोशल एंड कल्चरल इंटेलिजेंस बढ़ी, है ना। ये था इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हमारा, पर काफी बड़ा है तो आज की क्लास में हो नहीं पाएगा, पर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ लिखी है, इन्होंने कहा है ह्यूमन और एक चिंपैंजी को देंगे तो हमारे और उनके डीएनए सीक्वेंस में लगभग 99% सिमिलैरिटी है। मतलब 99% डीएनए सीक्वेंस चिंपैंजी और ह्यूमन का कैसा है? सिमिलर। द बैंडिंग पैटर्न ऑफ द ह्यूमन एंड चिंपैंजी आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो इन्होंने कहा कि सबसे क्लोजेस्ट इसीलिए हम किसके हैं? चिंपैंजीज के, एप्स के, क्योंकि उसमें भी चिंपैंजी से सबसे ज्यादा, एप्स में भी, क्योंकि 99% क्या हैगा? सिमिलैरिटी है इन पैटर्न एंड बैंडिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये नाम वैसे याद करने की जरूरत नहीं, कुछ वुमेन्स है जिन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन ज्यादा बेटर समझाने में हेल्प की थी, ठीक है। इसकी फोटो ले लो, एट अ ग्लैंस एक बार देख लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी दिखाना एक बार, इसमें क्या क्या दिया इसके बारे में। क्रेनियल कैपेसिटी पे कई बार क्वेश्चंस आता है, क्या करते हैं अलग अलग क्रेनियल कैपेसिटी दे देते हैं और अलग अलग जो इवोल्यूशन हुई है मैन की उसकी एक तरफ में कॉलम दे देंगे, कहेंगे मैच अकॉर्डिंग टू दी क्रेनियल कैपेसिटी या इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आप कर लोगे, आप 4-5 ही तो है। चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ, अब हमारा स्टार्ट करेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। बताओ, what was the most significant trend in evolution of modern man? Shortening of jaw, erect posture, loss of body hair या फिर increasing cranial capacity? हैं? अपना अपना बोल लो, क्या? टी। ठीक है, चलिए हमारे कंप्लीट होता है। ये तुम ये फोटो भी डाल देना, आप ये अपने समरी में बना लेना। ठीक है, सब में लिखा है कौन फर्स्ट रूम मेकर था, फायर किसने स्टार्ट करी थी, क्लोथ पहनना किसने स्टार्ट किया था और मॉडर्न मैन कौन है। ठीक है, चलिए ये एक निमोनिक है, अगर आपको इन सबके नाम याद रखना है तो उसके लिए इसकी भी पिक ले लो, क्या नाम है, शनाया। ठीक है, चलो ये हमारा मॉडर्न मैन ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ये अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो आपने पूरा लिखा है वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन एग्जाम के दिन सिर्फ ये पढ़ के जाना, सारे कैरेक्टर्स फीचर किसमें क्या क्या थे। क्रेनियल कैपेसिटी कम दिया गया, बस ये कंप्लीट हो गया। हेडिंग डालेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो समझना है इवोल्यूशन कैसे हुआ था, इजी है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ी चीजें याद रखनी है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, आप लोगों ने ये सब वर्ड सुने, जीन, ट्रेट्स, एलील। इसके पहले हमको दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहिए था,
और क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप सबने पढ़ा ही होगा ये सब। जीन, ट्रेट, एलील, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? हेडिंग डालिए हार्डी-वेनिकर प्रिंसिपल। अब एक जीन है। जीन क्या है? हमारे हेयर का कलर, हमारे स्किन का कलर, हमारे आई का कलर, किसी पेड़ के फ्लावर का कलर, किसी पेड़ की फ्रूट का शेप। जैसे एक सीड है पी प्लांट में, एक रिंकल्ड है और एक स्मूथ राउंड है। कभी मटर खाते हो तो कोई सी सीड निकलती है श्रिंक्ड, रिंकल्ड, और एक कौन सी दिखती है? राउंड एकदम। कोई ग्रीन कलर की दिखती है, कोई येलो कलर की दिखती है। तो ये सब क्या है? ये हमारे जीन है। कोई चीज कैसी है? अब उस जीन के दो एलील हो सकते हैं, एलील्स हो सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया पी, मटर, मटर का कलर एक जीन है और इसके एलील क्या है? एलील 1 येलो कलर, एलील 2 वैसे ही हेयर कलर में हो सकता है, आई कलर में हो सकता है। तो जीन आपको समझ में, कोई भी कैरेक्टर जो है वो है जीन, और वो कैसा कैसा हो सकता है वो है हमारी। इनकी परफेक्ट डेफिनेशन तो हम जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस वाले में। इसमें अभी हम इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिज्म हैव वेरिएशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलील। अगर हम आप अलग हैं तो इसलिए क्योंकि एलील के वजह से, ठीक है। किसी का हेयर का कलर ब्राउन होता है, किसी की आई का कलर ब्लैक होता है, किसी का कलर ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि एक जीन की कई एलील हो सकती हैं। सो जीन कोडिंग फॉर येलो पी एंड ग्रीन पीस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ 2 डिफरेंट एलील ऑफ वेरिएशन ऑफ येलो। तो इन्होंने कहा, ये जो मैंने आपको समझाया कि एलील जो है, जिसमें जो एलील प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जीन और एलील में डिफरेंस समझ में आया? इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे दूसरे चैप्टर में ये पढ़ना ही है। पर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसका यूज होगा, तो हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। जैसे कि पी कलर जीन है, कैसी हो सकती है? येलो एंड ग्रीन। पी शेप या किसके? मेंडल्स के, वो पढ़ने मेंडल्स ने जो जो कैरेक्टर्स लिए थे। पी शेप, राउंड शेप, रिंकल शेप, समझ में आया? फ्लावर कलर एक जीन है, वॉयलेट कलर या व्हाइट कलर। पॉड शेप, ये जो मटर का पॉड है, ये कैसे शेप हो सकता है? एक्सियल या फिर सेंट्रल था, कुछ ऐसे ही था। फिर पॉड कलर, कलर कौन सा होगा? ग्रीन या प्लांट की हाइट टॉल या डॉर्फ, लंबा या। पॉड पोजीशन, ये था एक्चुअली पॉड पोजीशन, कहाँ निकल रहा है? टॉप पे निकल रहा है कि बीच में निकल रहा है? तो ये कुछ इन्होंने एग्जांपल बताए किसके? जीन और उनके एलील के। अब हेडिंग डालिए जीन पूल। अब जीन और एलील क्या होते हैं? तो अब हेडिंग डालिए जीन पूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा सा टिपिकल है तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक डेफिनेशन लिखवा ही दूंगी। जीन पूल में लिखिए कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स, collection of all the gene and all their alleles, collection of all the gene and all their allele, collection of all the gene and their allele present in a population, present in a population। तो अगर मैं क्लास में एक जीन की, एक इस पॉपुलेशन की बात करूं और हाइट कंसीडर करते हो तो कितने लोग हैं उस पे नहीं कंसीडर करेंगे कि भाई 10 लोग हैं, कितने उसमें टॉल हैं, कितने उसमें डॉर्फ है, तो उनके एलील्स को भी हमको काउंट करना है। तो क्या है जीन पूल? क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन एंड देयर एलील, एक पॉपुलेशन में कितना है। includes, देखिए it includes every gene, it includes every gene अरे यार every gene नहीं, it includes every allele of every gene, हर एलील हर जीन का इसमें इंक्लूडेड रहता है। it includes every allele of every gene found in all individual of that population। मतलब सिर्फ हम हाइट नहीं कंसिडर कर रहे हैं,
हम कलर भी वो कर रहे हैं, हम हेयर कलर टाइप भी कैसा है, करली है कि स्ट्रेट है, समझ में है? सारे जीन और उसके कितने फॉर्म उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ये सब कंसिडर करके बनता है एक जीन पूल। ठीक है? ऑफ दैट पॉपुलेशन, ऑफ दैट पॉपुलेशन। अब एक हेडिंग डालिए, शॉर्ट में लिखी लिए जीन और एलील की डेफिनेशन। जीन लिखिए, जीन, जीन क्या होती है लिखिए, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, it is a specific segment of the DNA, it is the specific segment of DNA that controls, it is a specific segment of DNA that controls particular character, ब्रैकेट में लिखिए ट्रेट, that controls particular character, ब्रैकेट में लिखिए ट्रेट। एग्जाम्पल लिखिए इसका, जीन ऑफ आई कलर, जीन ऑफ आई कलर, ब्लड ग्रुप वुल कलर, जीन ऑफ आई कलर, ब्लड ग्रुप या वुल कलर। वुल कलर मतलब एक भेड़ है, उसके वुल कैसे रहेंगे, ब्लैक रहेंगे कि व्हाइट। तो ये हमारे जीन क्या है, डीएनए में एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कि कोई इंसान लंबा होगा कि छोटा, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है, वो है हाइट का जीन। अब कोई इंसान के बाल स्ट्रेट लाएंगे कि करली, तो डीएनए का वो पर्टिकुलर जीन का सेगमेंट कंट्रोल कर रहा है हेयर टाइप। फिर एक भेड़ है, ऐसे सब में समझ में आया आपको? तो डीएनए के अंदर अलग अलग सेगमेंट है जिसमें अलग अलग जीन रहती हैं, और ये जीन हम कैसे दिखेंगे, हमारे क्या कैरेक्टर्स कैसे होंगे, ट्रेट्स, ये डिसाइड करते हैं या ये कोड करते हैं। समझ में आया? चलिए, अब आपको याद होगा इसमें एक फिनोटाइपिक होता है, एक जीनोटाइपिक होता है। जीनोटाइपिक क्या होता है? तो नहीं, जो अंदर होते हैं मतलब जीन्स, ऐसा। और फिनोटाइपिक क्या होता है? देखें, जैसे कि एक इंडिविजुअल है, वो लंबा है, हाइट उसकी लंबी है, तो कैपिटल टी से डोनेट कर रहे हैं कि ये टॉल है। अब एक इंडिविजुअल है जो कि स्मॉल टी, तो ये कैसा होगा, डॉर्फ होगा। और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों प्रेजेंट है, ये कैसा होगा, क्यों? टॉल होगा क्योंकि टॉल है डोमिनेंट, टॉर्फ है रेसेसिव। अब डोमिनेंट रेसेसिव में डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा, एक भाई बहन है, एक का ज्यादा बोलता है, एक कम बोलता है, दोनों साथ में तो जो ज्यादा बोलता है वो बोलता रहेगा, उसके साथ एक कम बोलने वाला है तो इससे उसकी बोली पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे इसके साथ भले ही डॉर्फ एक प्रेजेंट है, पर ये अपने आप को क्या शो करेगा, टॉल। इसके पास जीनोटाइप सेम नहीं है, इसका जीनोटाइप कैसा है, हेट्रो, स्मॉल, टॉल और डॉर्फ दोनों प्रेजेंट है, पर ये फिर भी अपने आप को क्या दिखाएगा, टॉल। और इसमें क्या होगा, आगे जाके इसके जनरेशन में से कोई डॉर्फ आएगा, क्योंकि इसके जीनोटाइप में एक डॉर्फ की एलील प्रेजेंट है। समझ में आया? इसके बाद हमें यही चैप्टर पढ़ना है, तो आपका दिमाग एकदम खाली करके बैठना है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत दिमाग लगता है। तो यहाँ तक समझ में आया, इसीलिए मैं इसमें पढ़ नहीं रही थी। तो क्या हमने बात करी अभी इससे, कि जो हमारी जीन होती है ये हमारे कैरेक्टर को, हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं, और इसके अंदर जो एलील होती है वो हमें बताती है कि कौन सा कैरेक्टर शो होगा। समझ में आया? चलिए, एलील के बारे में लिख लीजिए। एलील आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक जीन के कितने फॉर्म हैं उसको कहते हैं एलील। एलील आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन।
ये समझ में आया आप लोगों को कि हमने इन जनरल बात करी जीन और एलील पे जाके। बैक टू अपने चैप्टर पे आते हैं। जीन पूल हम पढ़ रहे थे, तो जीन पूल का एक एग्जाम्पल लिखिए। जीन पूल का एग्जाम्पल, अब जीन पूल का एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं किस पे? ड्रोसोफिला पे, मतलब हमारी फ्रूट फ्लाई जो मक्खी होती है। अब क्योंकि हम इसके जीन पूल की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम इसके सारे ट्रेट्स लेंगे, सारे जीन, जो भी सारी चीजों की जीन लेंगे, जैसे कि कलर क्या है आपका, विंग का साइज क्या है, और उसके बाद बॉडी का कलर, मतलब इनके फ्रूट फ्लाई के ड्रोसोफिला के सारे जीन, और उन जीन के भी एलील क्या क्या हो सकते हैं, फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल W प्लस रेड आई प्रेजेंट है इसमें, कैपिटल W एंड 0 या O मतलब व्हाइट आई प्रेजेंट है। फिर हमारे आते हैं लार्ज विंग में आएगा MM प्लस एंड मिनिएचर, छोटे विंग्स में आएंगे हमारे नॉर्मल MM। फिर ब्राउन बॉडी में आएगा Y प्लस, और येलो बॉडी में ओनली Y येलो। समझ में आया? ये हमारे ड्रोसोफिला का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए। ड्रोसोफिला के बाद हम दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे वुल कलर का। शिप में, भेड़ में जो वुल का कलर होता है उसका दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे जीन पूल। तो जीन पूल में भाई क्या आएगा? सारे जीन और उनके सारे एलील। ऐसे नहीं कि ड्रोसोफिला हमने लिया तो सिर्फ हम उसके आई कलर की बात करें, नहीं, हमने उसके विंग्स के शेप का भी बात करी, उनके बॉडी के कलर की भी बात करी, और सिर्फ यही बात नहीं करी, कैसे कैसे हो सकते हैं उन सब की बात करी। अगर हम जीन पूल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ले तो कितने सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, है ना? क्या क्या आ जाएंगे भाई? बहुत सारा आई कलर, फिर स्किन कलर, हेयर टाइप, हेयर पैटर्न, हेयर कलर, ईयर लोब कैसा है, और हाइट कैसी है, तो कितने सारे ट्रेड्स और उनके एलील हमको मिलेंगे इन जीन पूल। चले आगे। ड्रोसोफिला के बाद हम बात करेंगे वुल। ये चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, थोड़ा जल्दी करते हैं। चले, चलो अब हमारा दूसरा एग्जांपल है जीन पूल का वुल कलर। जीन और वुल कलर हमने ली, ठीक है? कैसा हो सकता है? व्हाइट एंड ब्लैक। अब आप ज्यादातर भेड़ कैसी देखते हो? वो वाइट तुम्हारे शहर में काली वाली ज्यादा है क्या? तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो हमको ज्यादातर लोग में मिलता है। तो ज्यादातर हमें कैसी भेड़ मिलती है, और हमें क्या कौन सी कम मिलती है? क्योंकि ये एक रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है? तो लिखिए वुल कलर। तो कैपिटल W यहाँ पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है? फॉर डोमिनेंट व्हाइट शीप, एंड स्मॉल w फॉर रेसेसिव ब्लैक शीप। बस इतना लिख लो। और कलर वेरिएशन किसके वजह से है? ये कलर अलग अलग जो है किसके वजह से है? जीन तो कलर हो गया ना, एलील के वजह से, डिफरेंट एलील ऑफ दैट जीन की वजह से। हो गया? बस इतना लिखो, जीन ऑफ वुल कलर, कैपिटल W डोमिनेंट व्हाइट, कैपिटल स्मॉल w रेसेसिव ब्लैक शीप। ठीक है, चले आगे। चलिए आप देखिए, अब इनका पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा? अभी जैसे मैंने आपको हाइट के लिए बताया, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t बताया ना मैंने ये। अब एक चीज यहाँ सुनो, हमने ये गलती करी, ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले हमको इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए था। अब एक कंडीशन होती है ये, जैसे मैंने बताया, और एक कंडीशन है ये, और एक कंडीशन है ये, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ सेम है, सेम मतलब होमो, तो ये कौन सी कंडीशन है? होमोजाइगस। और यहाँ पर क्या है? डिफरेंट, तो मतलब हेटेरो, तो ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या शो होगा? अब दो अलग अलग चीजें, क्या शो होगा? जो डोमिनेंट एलील है, जो डोमिनेंट वाला है वो दिखेगा, भले ही जीनोटाइप जीन वो प्रेजेंट हो भले ही, पर दिखेगा कौन सा? जो डोमिनेंट है। वैसे जैसे यहाँ पर
जब हम वुल कलर की बात कर रहे थे तो कैपिटल डब्ल्यू जो कि व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि क्या था, डोमिनेंट की रेसिसिव, डोमिनेंट, तो व्हाइट शीप हो गई। अब डब्ल्यू स्मॉल में ब्लैक शीप हो गई, पर यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों प्रेजेंट है, पर शो कौन होगा, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट। समझ में आया? इसकी फोटो ले लो शनाया, हम इसको भेज देना आपको घर पे, इसको लिखना, ठीक है। चलो अब आता है हमारा, अब हम बात करेंगे अबाउट जीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, एक भेड़ की पॉपुलेशन है, फर्स्ट जनरेशन की बात करें, 500 भेड़ रहती है पॉपुलेशन में, इसमें से होमोजाइगस डोमिनेंट जो है वो कौन सी है, 320, 320 नंबर्स है हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट का। तो इसकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 320 डिवाइडेड बाय जितनी टोटल है, तो ये क्या निकलती है, जीन फ्रीक्वेंसी 0.64। तो जीन फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है किसी पर्टिकुलर एलील की, वो पर्टिकुलर कितने हैं इन टोटल पॉपुलेशन, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से हमें पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी निकलेगी। इस पे एमसीक्यू आएगा तो कर लेना, जीन पूल के ऊपर एमसीक्यू आता है, उसमें क्या दे देंगे आपको, टोटल पॉपुलेशन दे देंगे, अलग अलग होमो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट रेसिस है। अब बोलेंगे फाइंड द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग, एक का भी पूछ सकते हैं, 5 का भी पूछ सकते हैं, तो आप करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, जो पर्टिकुलर उतने नंबर के हैं इन टोटल पॉपुलेशन उससे उतने डिवाइड करना है। वैसे यहाँ पर हमारा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों एलील कैसे हैं, सेम है। इसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्यों कह रहे हैं, अलग अलग है, हेट्रो डिफरेंट एलील है, पर डोमिनेंट वाला शो करेगा। ये 60 160 है, तो 160 को डिवाइड किया 500 तो 0.32 निकला। देन हमारा रेसिसिव ये सबसे कम होगा, 20 है, ये 20 डिवाइडेड बाय 500 व्हिच इज 0.04। समझ में आया? ये न्यूमेरिकल इसमें आएंगे तो आप लोग कर लोगे, आप टोटल डिवाइडेड बाय, सॉरी जितना है उसको डिवाइडेड बाय टोटल, वो उस पर्टिकुलर एलील की क्या निकल आएगी, जीन फ्रीक्वेंसी। लिखना है ये, इसकी भी फोटो ले लो, पर ये सब अपने नोट्स में लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करना जीन फ्रीक्वेंसी के। चले अब देखिए, अब सेकेंड जनरेशन में हम क्या देखेंगे, सिंस शीप्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड मतलब क्यों कह रहे हैं, इनके पास हर कैरेक्टर की 2 एलील है, ठीक है, डिप्लॉयड मतलब 2, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, 2 एलील फॉर पर्टिकुलर जीन, ये तो हमने भी देखा। मिनट रुको, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 500, और पर हम एलील फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो 500 इंटू 2, क्योंकि ये कैसा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। फिर से बताऊंगी, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब हर जीन की 2 एलील है। ईच शीप विच हैव 2 एलील फॉर वुल कलर, हर शीप के पास अपने वुल कलर के लिए 2 एलील है, व्हाइट एंड, है ना। Thus population of 500 sheep will have total 1000 allele for wool color. कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि एलील 2 हैं, तो 500 की पॉपुलेशन में एलील कितने होंगे, जीन 500 और एलील 1000, क्योंकि ये डिप्लॉयड है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का नेचर होगा उस तरीके के उनके एलील रहेंगे। क्या इन्होंने बता दिया ये डिप्लॉयड है, तो हमने 500 को इंटू कर दिया 2 से, तो आगे हमारे 1000 एलील। चलो इसकी फोटो ले लो, चले आगे। अब देखो यहां से, इस सारे जो हमने जीन पूल एलील जीन्स की बात करी, यहां से एक प्रिंसिपल आया जेनेटिक इक्विलिब्रियम का, मतलब ये किसने दिया था, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इसको कहते हैं। इसका इंट्रो कर लेते हैं थोड़ा सा,
फिर बाकी एक्सप्लेनेशन कल करेंगे, ये कल की क्लास में चैप्टर फिर कंप्लीट ही करना है। तो हेडिंग डालिए, पहले हेडिंग डालिए जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और उसके ब्रैकेट में लिखिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, यहाँ लिखा हुआ है, आ गया हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। इसका मतलब पता है क्या है, इन कॉमन एकदम रॉ लैंग्वेज में बता रही हूँ इसका सार, बाकी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि मेरे पास 2 एलील है। अब जब मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके पास भी 2, उसके नेक्स्ट जनरेशन के पास भी 2 रहेगी। पर कोई कहेगा ऐसा क्यों, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहते हैं, तो 2 तो 4 होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा होता तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इक्विलिब्रियम ही नहीं मेंटेन है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म एंड ओवा, उसमें हाफ नंबर ऑफ एलील जाते हैं, है ना, पूरे के पूरे नहीं जाते हैं, हाफ जाते हैं। तो एक इंडिविजुअल जिसके पास 2 है उससे 1 जाएगा, दूसरे इंडिविजुअल से भी 1 जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इसमें एक्चुअल में पढ़ना है अंत में कि कैसे ये तो उनको पहले से पता है, पर पहले जब साइंटिस्ट ने वर्क किया होगा ना इसके ऊपर, तो ये इसका फाइनल समरी हमारी ये है। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ओके, डेफिनेशन लिखिए जेनेटिक इक्विलिब्रियम की। जेनेटिक इक्विलिब्रियम मींस एलील फ्रीक्वेंसीज, जेनेटिक इक्विलिब्रियम मींस allele frequency remain constant from one generation to another. Genetic frequency, genetic equilibrium means allele frequency remain constant from one generation to another. ठीक है, चलिए अब लिखिए कब तक, लिखिए पॉपुलेशन जीन डू नॉट चेंज, population gene do not change if no disturbing factor act. Population gene do not change until या no disturbing factor act, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब तक ये फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम। ओके, हेलो, एक मिनट रुकिएगा। अब इसमें कौन कौन से, इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो लिखिए साइंटिस्ट इन्वॉल्व कौन से थे, पहले हमारे गॉडफ्रे हर्लोड हार्डी एंड विलहेम विनबर्ग, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी हार्डी विनबर्ग, ये कहते 1908 में हमको दिया था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो जो 2 साइंटिस्ट थे उनका नाम लिख लीजिए, और किस ईयर में प्रपोज हुई थी, 1908 में। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि किस ईयर में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आया था, तो आपके लिखोगे 1908। अब लिखिए कि क्या है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, क्या कहता है, तो लिखिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स
के equilibrium is stating that genetic variation in a population will remain constant from one generation to another in the absence of disturbing factor. समझ में आया? कोई भी फैक्टर जब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा ये फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी? कांस्टेंट. ये स्टेटमेंट लिख लीजिए. इस डिस्टर्बिंग फैक्टर के ब्रैकेट में लिखो इवोल्यूशनरी फोर्स, या फिर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से भी डेफिनेशन लिखवा दूं इसकी. हाँ तो पहले ये लिख लो, उसके बाद लिखवाती हूँ. चलिए चलो लिखो. The allele frequency in population, the allele frequency in a population remain constant. The allele frequency in a population. The allele frequency in a population remain constant from generation to generation. From generation to generation, if from generation to generation, if no evolutionary force, if no evolutionary force act on the population, if no evolutionary force act on the population, this constant condition is known as genetic equilibrium. This constant condition is called genetic equilibrium. मतलब अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो कोई इवोल्यूशन ही नहीं होगा. समझ में आया? अब इवोल्यूशनरी फोर्सेस क्या हो सकती है लिखिए. इफ इवोल्यूशनरी फोर्स प्रेजेंट डिस्टर्बेंस, if evolutionary force present equilibrium disturb. जब evolutionary force present रहेगी तो क्या होगा, इसमें disturbance आ जाएगा. if evolutionary force present equilibrium disturb, इसके नीचे 3-4 पॉइंट लिख लो क्या क्या होंगे. म्यूटेशन, evolutionary force में क्या क्या आएगा देखो. पहला म्यूटेशन, दूसरा माइग्रेशन, म्यूटेशन माइग्रेशन, थर्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, genetic drift, fourth natural selection, and fifth recombination. रिकॉम्बिनेशन. अब यहाँ देखिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की लिखिए. हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन क्या होगी, यहाँ देखिए. P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना भाई, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इससे हमको क्या समझना है, p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 1 मतलब कांस्टेंट. समझ में आया? तो ये इक्वेशन लिखिए. ये है हमारी हार्डी विनबर्ग की इक्वेशन, जहां पर p स्क्वायर जो है ना वो क्या दिखा रहा है देखिए. p स्क्वायर दिखा रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट. होमोजाइगस मतलब सेम, डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी है ना. जो डोमिनेंट ट्रेट कैपिटल वाले उसकी होमोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है p स्क्वायर. क्यू स्क्वायर दिखा रहा है होमोजाइगस रेसेसिव स्मॉल स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, और 2pq हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है. समझ में आया? तो ये
इक्वेशन लिखिए, बाकी इसको हम कल फर्दर पढ़ेंगे। हाँ स्वाति, कितना टाइम लगेगा? मैं निकल रही थी यार। ठीक है आप आओ फिर। चलो थोड़ा और पढ़ ही लो। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो हम इक्वेशन इस पे इक्विलिब्रियम का स्टेट कर रहे हैं, इसका इक्वेशन क्या है? एंड p प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 इज कांस्टेंट, इसीलिए इसको ऐसे कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब रुको। अब हम इस हार्डी जेनेटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे ऑन शिप, वही अपने फूल शिप के फुल कलर पर। तो देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट हमने पढ़ा 320 थी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थी 160 एंड होमोजाइगस रिसेसिव थी 20। क्या हुआ? तो जो W कैपिटल W वाला एलील है, कैपिटल W है ना, ये कितना है 320 इंटू 2, क्योंकि एलील की बात हो रही है। 320 इंटू 2 प्लस यहाँ पर देखिए 160 इज इक्वल टू 800। ये सर ना ये कैसे हुआ है? हमने अभी पढ़ा था ना ये पहले, इसके उसी वाले एग्जाम्पल से हम फर्दर देख रहे हैं इसको, कि जो कैपिटल W है वो है 320 इंटू 2, क्योंकि 2 एलील्स है। इसके बाद एक यहां से लिया, समझ में आया? मैं फिर से समझा रही, रुक जाओ। एक यहाँ से लिया हमने, इसका पूरा इंटू 2, तो समझ में आया। अब यहाँ हेट्रोजाइगस वाला भी तो कंसिडर करेंगे टोटल कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से 160 जाएगा और रेसेसिव में भी यहाँ से 160 जाएगा। देखिए यहाँ 320 इसकी एलील इंटू 2, इसके बाद W और कहाँ से आ रहा है? हेट्रोजाइगस कंडीशन से, इसका 160 यहाँ आया। अब ये सेम स्मॉल W के लिए भी तो है। तो देखिए नंबर ऑफ स्मॉल W एलील कितनी हुई? यहाँ से 20 इंटू 2 और यहाँ से 160, तो वो टोटल समझ में कैसे हुआ है। अब इसके बाद एलील फ्रीक्वेंसी हमने क्या बताया था? जितनी है उससे डिवाइडेड बाय 1000। तो कैपिटल W की क्या निकलेगी? 0.8। हमारा ये क्या आ गया? कैपिटल वाला तो हमारा P क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? डोमिनेंट है ना। इसके रेसेसिव का क्या आ गया? इसका टोटल डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.2। ये P और Q आ गया। अब आप बताओ 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1 नहीं होगा जब ऐड करोगे? तो ये प्रूफ क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आने वाला? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे, करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस, खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। कंबाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द एलील फॉर अ जीन इज अ पॉपुलेशन, मतलब इन्होंने ये बोला है जब आप पूरे एलील को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? इज इक्वल टू 1। यही बताता है हमारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। फ्रीक्वेंसी को जब प्लस करेंगे, जो हमने इसके पहले एग्जांपल पढ़ा था उसी को इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है। ये चाहे आप लोग लिख लो, ये इसकी फोटो ले लो, वीडियोस में लिख सकते हैं ना देख देख कर, तो आप लोग लिख लेना उसमें से। हाँ और ये क्या कहा गया है? फिनोटाइप मैंने पढ़ा था जो आपको दिख रहा हो, इसीलिए उन्होंने वहां पर क्या लिख दिया? उसका फिनोटाइप। व्हाइट दिख रही है, वो व्हाइट दिख रही है, वो ब्लैक दिख रही है, ये इनका फिनोटिपिकल फिजिकल दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक है। देन जीनोटाइप, इसका डोनो डोमिनेंट, इसका हेटेरोजाइगस कंडीशन और इसका रेसेसिव
होमोजाइगस। इसके बाद नंबर ऑफ शीप इसमें 320 थी, इसमें 160, इसमें 20, टोटल 500 हो गई। फिर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये हमने निकाली थी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलील डबल करने के बाद तो इन्होंने क्या करा 320 प्लस 320 और यहाँ से लिया वही उन्होंने जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी का ये पूरा फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं कि कैसे इसमें से 2 यहाँ से 160 और फिर इसमें से 2 और यहाँ से 160। तो इन्होंने ये पूरा चार्ट आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इजी समझ में आया? इसके और क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे आपके पीवाईक्यू में, यहाँ ट्राई करना, नहीं बनेगा तो बताना। हाँ बताइए। कितना देर लगेगा? ठीक है, ओके ठीक है। चलो इसका फर्स्ट जनरेशन का क्या रिजल्ट आएगा वो, और सेकेंड जनरेशन का ये हम कर पड़ेगी क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। चलिए अगली क्लास में कल करेंगे। तो समझ में आया आज का हमने क्या क्या पढ़ा? इवोल्यूशन पढ़ा, सबसे पहले किस तरीके से मॉडर्न मैन इवॉल्व हुए फ्रॉम एप्स, तो उसका लाइन वाइज सारे वो याद